हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके चैप्टर 14 बायोलॉजी का इकोसिस्टम्स एंड एनर्जी फ्लो वाला जो चैप्टर है उसका वन शॉट वीडियो। मैंने पहले भी ये वीडियो कवर करवाया है, लेकिन उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सिर्फ इंट्रोडक्शन और 14.5 यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन वाला पार्ट, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ मतलब जो नॉन डिलीटेड पार्ट था वो मैंने एक्सप्लेन किया था, बट आज की वीडियो में आपको फुल चैप्टर में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम फुल चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे 1 घंटे से कम समय में। सो आपको अगर फिर भी लगता है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप डेफिनेटली 1.25 की स्पीड से ये वीडियो देख सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और चैप्टर भी कवर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम सर पे आ गए, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को टेंशन है, इसीलिए मैं बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सबसे पहली बात तो रिलैक्स करो, बायो का पेपर ईजी आएगा, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बस मैं इतना बोलूंगी कि जितना आता है उतना अच्छे से रिवीजन करके जाओ, टेक्सचुअल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाओ, बाकी आपका सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के वेटेज की। तो इस चैप्टर का वेटेज है अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 मार्क्स, जिसमें से एक डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन से आता है, एक एनर्जी पिरामिड के ऊपर क्वेश्चन आता है, और एक आपको स्ट्रैटिफिकेशन या जोनेशन और या तो फिर न्यूट्रिएंट साइकिल के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये 3 से 4 टॉपिक्स है जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है। सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमको क्या दिया गया है, आपका इकोसिस्टम जो होता है ये टेक्निकली अपना सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम होता है। बेसिकली आपका इकोसिस्टम, ये टर्म किसने कॉइन किया था? टैंसले नाम के साइंटिस्ट ने ये टर्म कॉइन किया था। और इकोसिस्टम अगर हम देखें तो बहुत अलग अलग तरीके का देखने को मिलता है, जैसे कि 2 बेसिक कैटेगरीज में इकोसिस्टम को डिवाइड किया गया है। एक है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक है एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल आ जाता है। लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्चुरीज, ये सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल आ जाता है। ओके, अब यही इकोसिस्टम आगे जाके फिर से क्लासिफाई हो जाता है नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में। फॉर एग्जांपल, आपका इकोसिस्टम जो है यानी कि अपना जो एनवायरनमेंट है, नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिवाइडेड है। नेचुरल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में ज़्यादा करके मतलब आर्टिफिशियल में भी आपको टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक देखने को मिलेगा, लेकिन कैसे? टेरेस्ट्रियल यानी कि जो मैन मेड कॉलोनीज है, और एक्वेटिक यानी कि जो एक्वेरियम है, फिश एक्वेरियम है, मैन मेड पॉन्ड्स हैं, वो सब आर्टिफिशियल में आएगा। हम नेचुरल, टेरेस्ट्रियल और नेचुरल एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं। टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पर रहने वाला इकोसिस्टम, तो यहाँ पे ग्रासलैंड यानी कि ज्यादातर आपको जहाँ प्लांट्स वगैरह देखने मिलते हैं, फॉरेस्ट, जंगल, डेजर्ट अगेन अवर ग्रास, सॉइल वाला एरिया, सैंड वाला एरिया जहाँ पर ज्यादा रेत वगैरह होती है। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन सा आता है? एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, एक मरीन वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम मतलब क्या होता है? रिवर यानी कि मीठा पानी या मीठे पानी में ग्रो होने वाले फिशेस, प्लांट्स देखने को मिलते हैं, वो इकोसिस्टम फ्रेश वाटर में आएगा। मरीन इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पे आपको ज्यादातर सॉल्ट वाटर बॉडीज, सॉल्ट वाटर ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते हैं, वो आता है मरीन इकोसिस्टम में। तो ये है आपके 2 कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, और नेचुरल के अंदर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। यहाँ तक सबको समझ में आया? पक्का? ऑल राइट, ऑल राइट, लेट्स कंटिन्यू। तो अब आगे आ जाते हैं हम एक्चुअल इकोसिस्टम में। तो इकोसिस्टम का सबसे पहली बात आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, व्हाट डू वी मीन बाय इकोसिस्टम, एंड ये टर्म किसने दिया। देखो, हमने ऑलरेडी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है। बेसिकली इकोसिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है ये आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। इकोसिस्टम इज अ सेल्फ रेगुलेटरी एंड सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। यानी नेचर जब खुद का ध्यान खुद रखता है विद द हेल्प ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर या उस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अब यहाँ पर आपको इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बताया गया है। तो बेसिकली जो हमारा बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन दोनों की नेचर में अपनी अपनी जगह फिक्स है, और इनके अवेलेबिलिटी या नॉन अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमको नेचर में अलग अलग पैटर्न, अलग अलग तरीके की ग्रोथ, अलग अलग तरीके के एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। अलग अलग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो हमको 2 तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है जिसमें आपके ऑर्गेनिजम्स ने अपनी जगह फिक्स की है। पार्शियल पैटर्न मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स अपनी जगह कैसे, कितने तरीके से अपनी जगह बनाते हैं। जैसे हम बिल्डिंग बना के रहते हैं या घर बना के रहते हैं, वैसे प्लांट्स खुद को कहाँ पर ग्रो करते हैं, बर्ड्स खुद का नेस्ट कहाँ पर बनाते हैं, एनिमल्स खुद का घर कहाँ बनाते हैं। तो उस पैटर्न को बोलते हैं स्पाशियल पैटर्न, यानी स्पेस कवर करने वाला पैटर्न। 2 टाइप के स्पाशियल पैटर्न बताए गए हैं, एक है स्ट्रैटिफिकेशन, एक है जोनेशन। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, यानी कि जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके हाइट के हिसाब से जगह मेजर करते हो कि इस प्लांट का विड्थ इतना ज्यादा है लेकिन इसने
वर्टिकली सिर्फ इतनी सी ही जगह ऑक्यूपाई की है, मतलब इसने इतनी ही जगह ऑक्यूपाई की है, इसका हम वर्टिकल स्पेस देख रहे हैं कि वर्टिकली इसने कितनी जगह ऑक्यूपाई की है, उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। तो जो सबसे ज़्यादा स्मॉल प्लांट्स होते हैं या श्रब्स होते हैं, इनको सबसे कम जगह लगती है, और जो एमर्जेंट लेयर या कैनोपी लेयर यानी कि जिनकी लीफी स्टेजेस होती है, इनको थोड़ी कंपेरेटिवली ज़्यादा जगह लगती है। सो जब आप वर्टिकल एडजस्टमेंट या वर्टिकल अरेंजमेंट देखते हो तो उसको स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। जब आप हॉरिजॉन्टल ग्रोथ देखते हो कि हॉरिजॉन्टली कितनी जगह किसने ली है, उसको बोलते हैं जोनेशन। जैसे कि सबसे लोअर स्पेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, एकदम मड फ्लड्स देखने को मिलेंगे, या फिर एकदम फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह देखने को मिलेंगे। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आप ऊपर आते जाओगे, आपको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग प्लांट और अलग अलग एनिमल का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। सो इसको हम बोलते हैं जोनेशन, यानी कि आप डिफरेंट डिफरेंट जोन्स कंपेयर करते हो। ठीक है, अब मैं बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट की बात करूँ तो हवा, पानी, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट है, टेम्परेचर अबायोटिक कंपोनेंट है। और बायोटिक कंपोनेंट की बात करूँ तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब बायोटिक कंपोनेंट है। तो लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों को मिला के बनता है इकोसिस्टम। एक अच्छा इकोसिस्टम कौन सा होता है, जहां पे आपको ये चार फैक्टर्स देखने को मिलते हैं: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड एनर्जी फ्लो। इस चैप्टर में हम ये चार टॉपिक्स एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। तो प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या होता है? बेसिकली जब आप नेचर की एनर्जी यूज करके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जब आप कन्वर्ट करते हो, जैसे सन, हम फोटोसिंथेसिस जब करते हैं तो H2 और CO2 की मदद से हम कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की मदद से, या मैं वाटर का अगर रोल प्ले बोलूँ तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की मदद से हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, यानी कुछ बनाना। और ये बनाने का काम कौन करता है? ज़्यादातर ऑटोट्रॉफ्स। अब जो ऑटोट्रॉफ्स बना रहे हैं, इसको हेटेरोट्रॉफ्स खा जाएंगे, यानी स्वयं पोषी जो भी बनाता है, परपोषी उसको खा जाता है। तो हेटेरोट्रॉफ्स जब खाने का काम करते हैं या किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, तो सेकेंड स्टेप आता है डिकम्पोजिशन। घर पे भी हम यही करते हैं ना, मम्मी खाना बनाती है, हम खाना खाते हैं। तो पहले प्रोडक्टिविटी हुआ, फिर डिकम्पोजिशन हुआ। आपने खाना खाया तो आपको उस प्रोडक्ट का न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, यानी न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग हो रहा है। और जब आपको जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आपने उतना न्यूट्रिएंट ले लिया, तो आप पॉटी करके आते हो। पॉटी करके आओगे तो आपका जो पॉटी है वो सॉइल में या सीवेज वाटर में मिक्स हो जाएगा, और उस सॉइल या सीवेज वाटर में जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, आपकी एनर्जी या आपके पॉटी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो उनके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी एनर्जी फ्लो हो जाएगा। तो अगर हम एक एग्जांपल देखें तो एक पॉन्ड का एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। पॉन्ड में आपका जो अबायोटिक कंपोनेंट है, उसमें वाटर, पीएच, डे लाइट और फिर उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट है। अब अगर हम चार फैक्टर प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड एनर्जी फ्लो की बात करें, तो देखो पॉन्ड में आपके जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करके आपका फूड बनाते हैं। ये फूड को आपके जू प्लैंक्टन्स खा लेते हैं, यानी डिकम्पोजिशन हो गया। जू प्लैंक्टन्स के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स की एनर्जी आती है, तो न्यूट्रिएंट साइकिल भी हो गया। और फाइनली आपके न्यूट्रिएंट साइकिल से आगे वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो उसको बोल सकते हैं एनर्जी फ्लो। तो प्रोडक्टिविटी के बारे में यहाँ पे हमको एक बेसिकली थ्योरी दी गई है, मैं आपको ये सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। प्रोडक्टिविटी दो टाइप की होती है, एक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट मतलब फाइनल होता है, इतना तो सबको पता है, और ग्रॉस मतलब क्या होता है? एक्चुअल प्रोडक्शन। तो देखो, आपने समझो फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाया, तो आपने जितना भी ग्लूकोज बनाया इसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बट आपको भी पता है कि फोटोसिंथेसिस करना ये एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब फूड बनाने के लिए भी हमको एटीपी की जरूरत होती है। तो ये ग्लूकोज बनाने के लिए हमको पहले कुछ ग्लूकोज चाहिए, मतलब कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल चाहिए। तो हमने ग्लूकोज बनाने के लिए जो एनर्जी मॉलिक्यूल यूज किया उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो आपने एनर्जी बनाने के लिए एनर्जी यूज की, आपने टोटल मॉलिक्यूल जितना बनाया उसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, टोटल आपने जितना भी प्रोडक्ट बनाया वो आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। लेकिन वो टोटल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने पहले कितना एनर्जी यूज किया, दैट इज रेस्पिरेशन। तो टोटल प्रोडक्ट माइनस यूज्ड एनर्जी, अब जो बच गया प्रोडक्ट वो होता है आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे कि समझो मुझे बिजनेस खड़ा करना है, तो मैंने पप्पा से 100 रुपये लिए, ठीक है, उसमें से मैंने सिर्फ 80 रुपये का प्रॉफिट कमाया, क्योंकि 100 रुपये में से 20 रुपये, मतलब मैंने 100 रुपये लिए, उसमें से मैंने 50 रुपये का सामान लाया और 50 रुपया उसको एडवर्टाइजमेंट करने में, पैम्पलेट्स वगैरह प्रिंट करने में मैंने यूज़ कर दिए। तो अब मुझे प्रॉफिट हुआ 30 रुपये का। तो यानी कि मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 100 रुपये का, और मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे? 130, यानी 30 रुपये का टोटल फायदा हुआ ना, क्योंकि 100 रुपये तो मैंने किसी और से उधार लिया था। तो बेसिकली आप
जितना भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने जो एनर्जी यूज की है उस एनर्जी को निकाल दो, तो अब जो बचा हुआ प्रोडक्ट रहेगा वो आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रहता है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोडक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लर्न करके रखो, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आ सकता है। फिर उसके बाद आता है आपका डीकम्पोजिशन का टॉपिक। अब डीकम्पोजिशन के टॉपिक में हमको क्या बताया गया है, डीकम्पोजिशन बेसिकली 4 या 3 स्टेप्स में होता है। पहला होता है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा होता है लीचिंग, तीसरा होता है कैटाबॉलिज्म। देखो बेसिकली डीकम्पोजिशन में क्या होता है, अगर सिंपल वर्ड्स में हम बोले तो डीकम्पोजिशन यानी कि ब्रेक डाउन करना। जैसे कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहे हो। हम शुगर खा रहे हैं और शुगर को कन्वर्ट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। दिस इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन। पर ये डीकम्पोजिशन अपने आप नहीं होता है, इसमें पहला स्टेप होता है फ्रेगमेंटेशन। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म सॉइल के अंदर रोटेट करके न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, तब जाके सॉइल के अंदर आपका वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होता है। तो पहला स्टेप है फ्रेगमेंटेशन। दूसरा स्टेप है लीचिंग। लीचिंग मतलब क्या होता है, आपने जो खाद डाली थी, आपने जो फर्टिलाइजर डाला था उसको ब्रेक डाउन किया अर्थवर्म ने, अब उस न्यूट्रिएंट को सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब करने का काम होता है लीचिंग की मदद से, यानी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर सेटल हो जाते हैं। और सॉइल के अंदर सेटल होने के बाद बैक्टीरिया और फंगस जो है वो कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट रहेगा उसको भी अच्छे से सड़ा के उसके अंदर का न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज कैटाबॉलिज्म। और फाइनली जब ये सब सड़ी हुई चीज़ें, सारी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जब सब सॉइल में मिक्स हो जाता है तो बनता है ह्यूमस। और ये ह्यूमस आगे जाके हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को मिनरल डिपोजिशन करने में हेल्प करता है, यानी कि आपने जो कुछ भी सड़ाया है, जो कुछ भी बनाया है, उसको वो सॉइल के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा ताकि वो न्यूट्रिएंट्स आपके प्लांट के अंदर जाए, प्लांट के थ्रू फिर से हमको मिले। सो दिस इज द स्टेप्स विच इज फॉलोड इन डीकम्पोजिशन। ओके, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ह्यूमिफिकेशन यानी ह्यूमस बनाना। ह्यूमस मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ज़्यादा असर नहीं होता है, बट ये हमारे सॉइल की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। और मिनरलाइजेशन क्या होता है, जब आप मिनरल्स डिपॉजिट करते हो सॉइल में, सो दैट इज मिनरलाइजेशन। ठीक है, अभी डीकम्पोजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए होता है, और टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर भी बहुत मैटर करता है। समझो अगर आपकी सॉइल गर्म है और सॉइल में पानी है तो आपका डीकम्पोजिशन अच्छे से होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है या आपके सॉइल में पानी नहीं है या एनारोबिक कंडीशन है, मतलब ऑक्सीजन की कमी है, तो आपका डीकम्पोजिशन नहीं होगा, जिसकी वजह से मिनरल्स फॉर्म नहीं होंगे, और मिनरल्स फॉर्म नहीं होंगे तो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना एनर्जी फ्लो। अब एनर्जी फ्लो के टॉपिक में हमको क्या बताया गया, देखो हमारे पूरे यूनिवर्स को एनर्जी किधर से मिलती है, सन इज अवर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द इकोसिस्टम्स ऑन द अर्थ एक्सेप्ट डीप सी इकोसिस्टम। टोटल सन में से जितना भी रेडिएशन आता है उसमें से सिर्फ 50% रेडिएशन हम यूज करते हैं, यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, जिसमें से आपके ऑटोट्रॉफ्स यानी जो स्वयं पोषी प्लांट्स होते हैं वो इस एनर्जी को यूज करके अपना फूड बनाते हैं। प्लांट्स वो भी सिर्फ 2 से 10% हीट ही एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हमारी पूरी अर्थ चलता है, पूरा दुनिया चलता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो एनर्जी फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी कि इट इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर एंड देन टू कंज्यूमर। सन की एनर्जी लेके प्लांट ने खाना बनाया, प्लांट को खाया एनिमल ने, तो एनिमल को एनर्जी मिल गई। तो दिस इज हाउ योर एनर्जी फ्लोज इन यूनिडायरेक्शन। तो ऑटोट्रॉफ्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। लेकिन इसी तरीके से हमको अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलते हैं एनर्जी फ्लो की। जब हम बात करते हैं तो हमको अलग अलग स्टेजेस देखने मिलते हैं, जैसे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि जो खाना बना रहा है, फॉर एग्जांपल ट्रीज एंड ग्रासेस। अब इसको खा रहा है ग्रास हॉपर, तो ये हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि ये खुद कुछ नहीं बना रहा है, ये खा रहा है, तो इसको प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। अब इन प्लांट्स को जो एनिमल्स खाएंगे उनको बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोर, जो बर्ड्स और फिशेस होती है। और इन बर्ड्स और फिशेस को जो खाएगा उसको बोलेंगे टॉप कार्निवोर या टर्शरी कंज्यूमर, जैसे कि मैन और लायन। तो ये हमारे अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स है। ट्रॉफिक लेवल्स मतलब क्या होते हैं, न्यूट्रिशन लेवल, यानी कि कौन किसको खाता है। प्लांट सन की एनर्जी लेता है, फिर प्लांट को रैबिट खाता है या ग्रास हॉपर खाता है, फिर ग्रास हॉपर को बर्ड खाता है और बर्ड को मैन खाता है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इस तरीके से हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल फॉलो होता है। ठीक है, आपने ऑलरेडी फूड चेन के बारे में 9th-10th में पढ़ा है। बेसिकली 3 टाइप का फूड चेन होता है, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहला है ग्रेजिंग, दूसरा है डेट्रिटस, तीसरा है पैरासिटिक। अगर हम ग्रेजिंग फूड चेन की बात करें तो ग्रेजिंग मतलब क्या होता है, एनिमल्स को चराना, चारा डालना। तो एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रास खाते हैं, ग्रास खा के वो अपना कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, अपना फूड जो है वो कन्वर्ट करते हैं, सो दैट इज नोन एज सिंपल ग्रेजिंग।
ग्रेजिंग के बाद फॉलो होता है डेट्रिटस। डेट्रिटस मतलब क्या होता है? इट बिगिंस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर, इट इज कंपोज्ड ऑफ डीकम्पोजर्स, यानी कि जो सड़े हुए या मरे हुए ऑर्गेनिजम्स को सड़ाने में, मतलब उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने में जो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं डीकम्पोजर्स या सैप्रोट्रॉफ्स। जैसे मरा हुआ चूहा है या मरा हुआ चील है, उनके ऊपर जो बैक्टीरिया फंगस ग्रो होगा उनको डीकम्पोजर्स या सैप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, जो गंदगी साफ करने के लिए हेल्प करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ओमनीवोरस होते हैं। ओमनीवोरस मतलब क्या होता है? देखो, कार्निवोरस मतलब नॉन वेजिटेरियन, हर्बीवोरस मतलब वेजिटेरियन, बट ओमनीवोरस मतलब जो सब कुछ खा सकते हैं और जो हर जगह पे पाए जाते हैं, जो वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। और इन्हीं अलग अलग हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस एनिमल से मिलके हमारा बनता है फूड वेब। जब मैं फूड वेब की बात करती हूँ तो याद रखो, जो आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है ना, उसका भी परसेंटेज धीरे धीरे करके ड्रॉप हो जाता है। मतलब एनर्जी लेवल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 10% लॉ यूज होता है। 10% लॉ मतलब क्या होता है मैम? समझो प्लांट के पास अगर 1000 जूल्स एनर्जी है, तो प्लांट को जब प्राइमरी हर्बीवोर खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, तो इसके पास सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। व्हाट इज 10% ऑफ 1000? 10% ऑफ 1000 जूल्स मतलब प्लांट के पास 1000 जूल्स है, तो इसका 10% कितना होगा? 10% मतलब 10/100। परसेंट का साइन मतलब क्या होता है? अपॉन 100, और ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और ये आ गया 1000, तो 2 0 कट 2 0 कट। कितना एनर्जी गया? सिर्फ 100 जूल्स एनर्जी गया प्राइमरी कंज्यूमर में। और फिर इस प्राइमरी कंज्यूमर को जो नेक्स्ट एनिमल खाएगा उसकी बॉडी में इसका 10% जाएगा, यानी 10/100 इंटू 100। तो कितना परसेंट एनर्जी गया? सिर्फ 10% एनर्जी गया। यानी कि आप जो भी लेवल के ऑर्गेनिज्म को खा रहे हो, उस ऑर्गेनिज्म के पास कितना एनर्जी है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, अब समझो कि अगर ये लायन डायरेक्ट इस प्लांट को खाएगा तो इसको 100 जूल्स एनर्जी मिलेगी, बट ये तो कार्निवोर है, ये प्लांट्स खाता ही नहीं है, ये प्योर नॉन वेजिटेरियन है। ये प्लांट को खा सकता है, ये एनिमल को भी खा सकता है, प्लांट को भी खा सकता है, तो इसके एनर्जी के सोर्सेज दो दो है। लेकिन जो प्योर कार्निवोर्स होते हैं वो कंप्लीटली, उनके पास बहुत कम एनर्जी होती है। अब जो इस लायन को खाएगा उसको तो सिर्फ 1% एनर्जी मिलेगी, यानी कि कुछ एनर्जी नहीं मिलेगी। तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा एनर्जी का लेवल लो होता जाता है। इसको बोलते हैं 10% लॉ, जो हमको दिया था आर लिंडरमैन ने। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड की अगर हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमको किसने दिया है वो आपको पता होना चाहिए। इट वॉज गिवन बाय सी एल्टन इन 1927। इसमें बेसिकली कितने ऑर्गेनिजम्स कितना न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करते हैं, कितना बायोमास प्रोड्यूस करते हैं, उसका एक पिरामिड बनाया जाता है। जैसे दही अंडी का थर बनता है ना, वैसे इसमें हमको एक पिरामिड बनते हुए दिखाई देता है। तो ये देखो, आपके पास पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऐसे 3 पिरामिड देखने को मिलते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर या पिरामिड ऑफ बायोमास मतलब क्या होता है कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल से थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आपके कितने ऑर्गेनिजम्स जो है उन वो इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनके पास कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। दिस इज पिरामिड ऑफ बायोमास या पिरामिड ऑफ नंबर। और एनर्जी मतलब क्या होता है? कितना जूल्स एनर्जी जा रहा है। जैसे कि प्रोड्यूसर के पास अगर 5000 जूल्स है तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास 500 जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 50 जूल्स जाएगा और टर्शरी कंज्यूमर के पास 5 जूल जाएगा। मतलब ऐसे धीरे धीरे करके आपका एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो कम होते जाता है। हमेशा याद रखो, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर्स, ये सारे के सारे पिरामिड अपराइट होते हैं। अपराइट यानी कि ऊपर की तरफ ट्राइंगल होगा, नीचे की तरफ ब्रॉड बेस होगा। सिर्फ जो ओशन वाला पिरामिड होता है ना, वो इन्वर्टेड होता है, यानी सबसे ऊपर आपको ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे और जैसे जैसे आप ओशन में नीचे नीचे जाते जाओगे यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन कम होते जाता है। तो सिर्फ ओशन का जो पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है। बाकी पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, ये सारे के सारे पिरामिड्स अपराइट। अपराइट एंड डाउन राइट। अपराइट यानी ऊपर की तरफ आपका ट्राइंगल बन रहा है, डाउन राइट यानी नीचे की तरफ ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल की। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मतलब क्या होता है? देखो, मैंने खाना बनाया मतलब प्रोडक्टिविटी की, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, फिर मैंने उसको खा के सड़ा लिया, पचा लिया, डीकम्पोजिशन हो गया। डीकम्पोजिशन करके मैंने अब उसके न्यूट्रिएंट्स मैंने उसका एनर्जी भी ट्रांसफर कर दिया, एनर्जी फ्लो हो गया। अब लास्ट में टॉपिक आता है न्यूट्रिएंट साइकिल का। तो इस चैप्टर में आप दो टाइप के न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ने वाले हो। नाइट्रोजन साइकिल हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 में देखा था। इस चैप्टर में हम
कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल पढ़ने वाले हैं। तो दो टाइप के जो न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं, एक है गैसियस और एक है सेडिमेंट्री। अगर हम गैसियस साइकिल की बात करें तो उसमें आता है नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल, और अगर हम सेडिमेंट्री साइकिल की बात करें यानी कि जो सरफेस में जाके जमा हो जाता है, तो उस पे आता है आपका फॉस्फोरस साइकिल। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन साइकिल की। कार्बन का सोर्सेज क्या क्या है? एटमॉस्फेयर में हमारा जो कार्बन प्रेजेंट होता है ये कहाँ कहाँ से आता है? ये हम जो सांस छोड़ते हैं उधर से आता है। प्लांट्स, कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स होता है इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। तो ये जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड जमा होता है सनलाइट के साथ ये मिक्स होके हमारा फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करके ये हमारा फूड बनाता है। अब जहाँ पे फूड बहुत टाइम तक स्टोर होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गन या उस पर्टिकुलर स्टोरेज एरिया को बोलते हैं सिंक। सिंक यानी कि जहाँ पे ज्यादा कार्बन स्टोर होगा। अब ध्यान से देखो, ये जो परसेंटेज दिए ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जितने भी हमारे अर्थ पे लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है सब में कार्बन प्रेजेंट है, कंपलसरी सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। ऑलमोस्ट 49% ड्राई वेट, मतलब ऑर्गेनिजम्स का जो वेस्ट होता है वो अगर आप काउंट करो तो उसमें 49% वेट आपको कार्बन का देखने को मिलता है। और अगर हम पूरे अर्थ को अगर चेक करें तो 71% कार्बन इज फाउंड डिजॉल्व्ड इन ओशन। सबसे ज्यादा कार्बन कहाँ पर हमको देखने को मिलता है? पानी में, ओशन में, क्योंकि अवर अर्थ कंटेन्स ऑलमोस्ट 75 to 76% ऑफ वाटर। तो कार्बन सबसे ज्यादा जहां पे स्टोर होगा उसको बोलते हैं सिंक। और ये कार्बन के सोर्सेज कहाँ कहाँ से? ये एटमॉस्फेयर में आता है जो प्लांट्स यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं फूड बनाने के लिए। फिर ये फूड के थ्रू प्लांट से एनिमल्स के पास जाता है, एनिमल्स से ये फूड चेन के थ्रू आगे आगे ट्रैवल करता है। हम जितनी बार भी सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। डिकम्पोजर्स भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जब वो खराब खाने को सड़ाते हैं। इनफैक्ट इडली वगैरह पफी की होती है क्योंकि उसमें CO2 के बबल्स ट्रैप होते हैं। जब आप लकड़ी वगैरह जलाते हो तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। हर साल 5.5 बिलियन टन कार्बन रिलीज होता है लकड़ियां वगैरह जलाने की वजह से, फॉसिल फ्यूल और लकड़ियां जलाने की वजह से, जिसमें से 3.3 बिलियन टन हमारे एटमॉस्फेयर में ही रह जाता है, जिसकी वजह से तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। मतलब आपका ये कार्बन ओजोन लेयर के बाहर जा ही नहीं पाता, अंदर ही अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से आपका हीट का क्वांटिटी बढ़ते जाता है। और इसी वजह से हमको ज्यादा से ज्यादा हीट, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। आप जितनी लकड़ियां जलाओगे, जितने फॉसिल फ्यूल जलाओगे, जितना वोल्केनिक इरप्शन होगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा। सो दीज आर दी बेसिक थिंग्स अबाउट कार्बन साइकिल। ओके, अभी नेक्स्ट आता है फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल सबसे सिंपल है। आपका फॉस्फोरस किधर से आता है? रॉक से। तो जो हमारे बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं यहाँ से साइकिल स्टार्ट होगा। वो माउंटेन्स जब वेदरिंग करते हैं, वेदरिंग यानी नेचुरल ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स या आर्टिफिशियल ऑल्सो, तो जब रॉक्स ब्रेक होते हैं, वेदरिंग होता है, तो उसमें से जो फॉस्फोरस रिलीज होता है या तो वो फॉस्फोरस वाटर के थ्रू ओशन में जाके मिक्स हो जाता है, और या तो फिर हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स में जो फॉस्फेट प्रेजेंट होता है वो भी पानी में जाके मिक्स होता है। ये जितना भी फॉस्फोरस पानी में जाके मिक्स हो रहा है ये पानी के नीचे जाके एक अंडर वाटर फॉस्फेट रिजर्व बनाता है, और ये लेयर बढ़ती जाती है जिसकी वजह से पानी के अंदर से जो माउंटेन्स निकलते हैं उनकी हाइट बढ़ती जाती है। अब यही पानी जो है ये एनिमल्स पिएंगे। एनिमल्स के पास ये फॉस्फोरस जाए, मतलब कैसे जाएगा? प्लांट्स के थ्रू, क्योंकि आपका जो प्लांट है इसी प्लांट में हम फर्टिलाइजर ऐड करते हैं और उसी फर्टिलाइजर में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। कुछ फॉस्फोरस प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ फॉस्फोरस पानी के साथ फ्लो हो जाता है। प्लांट ने फॉस्फोरस एब्जॉर्ब किया, इस प्लांट को खाया एनिमल ने। एनिमल जब पॉटी करेगा तो उसकी बॉडी से भी एक्सेस फॉस्फोरस रिलीज हो जाएगा। डिकम्पोजर्स उस फॉस्फोरस को फिर से मिक्स कर देंगे ओशन के वाटर बॉडी में, और फिर से ये फॉस्फोरस आपके रॉक बनाने में हेल्प करेगा। फिर वो रॉक जब टूटेगा फिर नया फॉस्फोरस रिलीज होगा। तो इस तरीके से आपका फॉस्फोरस का साइकिल चलते रहता है, ठीक है। और इसमें एक एग्जांपल दिया है यूट्रोफिकेशन का। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? इट इज ओवर ग्रोथ ऑफ अलगे एट द इंस्टेंस ऑफ हाई फॉस्फोरस डिसॉल्व्ड इन वाटर। मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा फॉस्फोरस पानी में ग्रो हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, तो वहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक टाइप की अलगे देखने को मिलता है। और ये अलगे क्या करता है? ये हमारे इंपॉर्टेंट प्लांट्स की सनलाइट को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो बाकी के पानी के अंदर के प्लांट्स हैं उन तक सनलाइट जाती नहीं है, क्योंकि पानी के ऊपर ये अलगे अपनी पूरी एक लेयर बना लेती है, तो सनलाइट इधर ही ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से सनलाइट अंदर नहीं जा पाती और आपके बाकी के एक्वेटिक लाइफ या तो मर जाता है या तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस भी नहीं होना चाहिए पानी में, वरना पानी में अलगे ग्रो होगा और अलगे हमारी सनलाइट को ब्लॉक कर देगा। यस, इकोलॉजिकल सक्सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन, सक्सेशन मतलब क्या होता है? सक्सेशन यानी कि एक तरीके का पैटर्न, यानी कि एक तरीके का प्रोसेस। जैसे कि समझो मैं, फिर मेरे पापा, फिर उनके पापा, फिर उनके पापा, फिर उनके पापा। तो ये एक पर्टिकुलर, क्या बोलते हैं उसको, कुटुंब, खानदान का पैटर्न है।
ओके, सो इसको हम बोलते हैं सक्सेशन। ओके, सो सक्सेशन मीन्स कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की या किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम की जब एक पर्टिकुलर पैटर्न में ग्रोथ होती है उसको हम सक्सेशन बोलते हैं। और ये ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है। एक ही दिन में आपको एक सिंगल सीड से मैंगो का प्लांट मिल सकता है क्या? मैंगो का ट्री मिल सकता है क्या? आपने ये सीड डाली है मिट्टी के नीचे, तो काफ़ी दिन लगेंगे इस सीड में से कॉटिलिडॉन्स बाहर आने के लिए, और फिर काफ़ी दिन लगेंगे इस सीड में से वो प्लांटलेट बनने के लिए, एक छोटा सा पौधा बनने के लिए, और फिर और ज़्यादा दिन लगेंगे इस प्लांटलेट को ट्री में कन्वर्ट होने के लिए, है ना। सीड आया, फिर ये कॉटिलिडॉन आया, फिर कॉटिलिडॉन के बाद ये प्लांटलेट बना, यानी कि छोटा सा पौधा बना। आई होप आपको पौधा और पेड़ में डिफरेंस पता है। प्लांटलेट यानी छोटा सा पौधा, और पेड़ यानी कि जिससे हमको फल मिलते हैं। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है ग्रोथ का, ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है इसको हम बोलते हैं सक्सेशन। इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? सक्सेशन। और अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिलता है कि शुरुआत में जितनी भी नई नई टाइप की सीड्स आई हैं, इन सीड से अल्टीमेटली आपको एक बड़ा सा क्लाइमेक्स एंड देखने को मिलेगा। यानी कि आप कोई भी छोटी सी चीज़ शुरुआत करो, जब वो ख़त्म होती है तो वो एक बड़े से एंड में ख़त्म होती है। मतलब एक सीड से एक फॉरेस्ट बन जाएगा, क्योंकि एक सीड से एक पेड़ बनेगा, इस पेड़ में बहुत सारे फ्रूट्स रहेंगे, फिर इन फ्रूट से ढेर सारी सीड्स निकलेंगी, फिर इन सीड से ढेर सारे ट्रीज ग्रो होंगे। तो ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा। और एक ऐसा टाइम आएगा कि पहले उस ज़मीन पर सिर्फ एक ही पौधा था और आज वहाँ पर एक जंगल खड़ा हो चुका है। इसको बोलते हैं सक्सेशन। तो हम क्या बोलते हैं? सक्सेशन। यस एवरीबडी। सो जब आप एक एंड तक पहुंच जाते हो कि अब इससे ज़्यादा इसकी ग्रोथ नहीं हो सकती, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स मतलब क्या होता है? एंड कम्युनिटी। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी आगे फर्दर इवॉल्व नहीं करती है। ओके, धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब टाइम बदलता है, द ग्रेजुअल, ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे। ये सारे वर्ड्स के मीनिंग ना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आप जब ये वोकेबलरी यूज़ करते हो, देखो आप स्लोली स्लोली भी लिख सकते हो, लेकिन एक इम्प्रेशन अलग पड़ता है जब आप साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करते हो, ठीक है। तो अगर आप ये टर्म यूज़ करते हो ग्रेजुअल, प्रेडिक्टेबल, तो एक अलग इम्प्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के मूड पे। तो ग्रेजुअल यानी कि स्लोली स्लोली। तो जैसे जैसे हमारा इकोसिस्टम का कॉम्पोजिशन चेंज होगा, जैसे जैसे हमारा एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होगा, वैसे वैसे हमारा जो ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल रेट है वो भी चेंज होते जाता है। तो द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज, प्रेडिक्टेबल यानी जिसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले 10 सालों में क्या होने वाला है, तो इसको बोलते हैं प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्शन करना यानी अंदाज़ा लगाना। तो द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। यानी आने वाले 10 सालों में यहाँ पर कौन से स्पीशीज सर्वाइव करेंगे, कौन से नए स्पीशीज आएंगे, कौन से स्पीशीज नहीं बचेंगे, इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं सक्सेशन। और सक्सेशन मतलब क्या होता है? द चेंज इज सीक्वेंशियल एंड एनवायरमेंटली रेगुलेटेड। मतलब क्या बोला गया है? पहले जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ पे अब बहुत कुछ हो गया है। तो ये सारी चीज़ें होने के लिए टाइम लगता है ना। एक सीड से, एक बीज से एक बड़ा सा पेड़ बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो ये टाइम में, मतलब ये जो टाइम लगा है इस प्रोसेस को करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सक्सेशन प्रोसेस। आगे देखो क्या बताया गया है, अलग अलग प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। ये जो 5 वर्ड्स हैं, इन 5 वर्ड्स का मीनिंग आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूडेशन मतलब क्या होता है? ओपन सीड। न्यूडेशन मतलब क्या होता है? ओपन सीड। तो सक्सेशन के लिए, किसी भी टाइप के सक्सेशन के लिए 5 स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला होता है न्यूडेशन। न्यूडेशन यानी कोई भी चीज़ जो खुली होती है, जो ओपनली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है। फिर ये जो ओपन सीड है ये किसी न्यू सॉइल में जाएगी, घुसेगी, एंट्री लेगी, उसको बोलते हैं इन्वेजन। फिर वहाँ पे एंट्री लेने के बाद, जैसे ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया उन्होंने, तो उन्होंने पहले अपना एक ग्रुप बनाया, फिर वो हमारी कंट्री में घुसे, फिर हमारी कंट्री में घुसने के बाद वो यहीं पर सेटल हो गए। तो एसएसएस यानी कि क्या होता है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। सो इसको बोलते हैं एसएसएस। तो कोई भी नई सीड, देखो कहीं पर भी कोई भी नए टाइप का प्लांट, नए टाइप का ट्री हमको कैसे देखने को मिलता है? म्यूटेशन यानी ओपन सीड। ये सीड कहीं ना कहीं एंट्री लेती है, एंट्री लेने के बाद ये सीड उस पर्टिकुलर सॉइल में एस्टैब्लिश हो जाती है, यानी कि अपना आसन ग्रहण कर लेती है। और एस्टैब्लिश होने के बाद देखो, समझो कि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए तब बहुत कम लोग आए थे, उन्होंने यहाँ पर अपना ईस्ट इंडिया कंपनी चालू किया, वो एक पर्टिकुलर एरिया में इस्टेब्लिश हो गए। जब वो यहाँ पर सेटल हो गए तो उन्होंने अपने बीवी बच्चे और अपने बाकी के खानदान वालों को भी बुलाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उन्होंने यहाँ पर अपना ग्रुप बनाना स्टार्ट कर लिया। तो उसको बोलते हैं एग्रीगेशन, यानी कि क्लस्टर फॉर्मेशन, यानी कि ग्रुप फॉर्मेशन।
तो सक्सेशन कैसे होता है? शुरुआत में एक सिंगल सीड होती है। इस सिंगल सीड को हम सॉइल में डालते हैं। सॉइल में डालने के बाद ये सीड उधर एस्टैब्लिश हो जाती है, प्लांट बना लेती है और फिर ये फ्रूट्स वगैरह बनाती है, ट्री बनाती है और फिर इसके ही फ्रूट से बहुत सारी सीड्स निकलती हैं और फिर उससे बहुत सारे प्लांट्स निकलते हैं ऐसे, ठीक है? बहुत सारे प्लांट्स निकलते हैं और ऐसे बहुत सा एक बड़ा-सा जंगल बन जाता है, यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ओके? फिर आता है कंपटीशन। अब सिंपल सी बात है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो रिसोर्सेज कम होंगे। तुम्हारे घर में पहले 4 लोग रहते थे तो 4 रोटी में सबका पेट भर जाता था। अब 6 लोग आ गए तो कंपटीशन बढ़ गया ना, अब 4 रोटी में पेट नहीं भरेगा। तो अब जो पहले आएगा वो पहले खा लेगा, ऐसा हो सकता है। हाँ, मिल बाँट के भी हम खा सकते हैं, लेकिन वो एक अलग फिनोमिनन है। तो कंपटीशन बढ़ेगा जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा और उस कंपटीशन के बावजूद भी, मतलब आपस में जब फाइट होगी, जब कंपटीशन बढ़ेगा, जब को एक्शन होगा, तो उसका रिएक्शन भी हमको देखने को मिलेगा। जो सबसे फिटेस्ट रहेगा वो सर्वाइव करेगा। चार्ल्स डार्विन सर ने हमको ये थियोरी दी थी। और सर्वाइव करने के बाद जो स्टेबल एनवायरनमेंट बचता है, जो सक्सेस, जो इकोलॉजी हमको देखने को मिलती है आफ्टर स्टेबलाइजेशन, उसको हम बोलते हैं सक्सेस। उसको हम क्या बोलते हैं? सक्सेशन। मतलब इतनी सारी कठिनाइयों को पार करके, न्यूडेशन करके, इन्वेजन करके, एसएसएस करके, एग्रीगेशन करके, कंपटीशन करके, एक्शन रिएक्शन करके हम स्टेबल हो गए। तो ये जो इतना सारा स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस था, इसको हम क्या बोलते हैं? सक्सेशन। तो देखो, इकोलॉजिकल सक्सेशन हमको कुछ इस पैटर्न में देखने को मिलता है। व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन? प्रेडिक्टेबल ऑर्डरली रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज इन एन इकोसिस्टम। यानी कि आपको पहले से अंदाजा होता है कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में कौन सा इकोसिस्टम कहाँ तक, कौन से लेवल तक पहुंचेगा। अब देखो, ड्यूरिंग सक्सेशन क्या होता है कि जो स्पीशीज पहले कहीं पे प्रेजेंट ही नहीं थी, जैसे कोरोना वायरस इंडिया में था नहीं था, ये तो एक बहुत ही अलग ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। लेकिन कोई भी यंग स्पीशीज जो किसी नई जगह पे एकदम जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं पायनियर स्टेज। क्या बोलते हैं उसको? हम पायनियर स्पीशीज या पायनियर स्टेज। और ये स्पीशीज ओवर अ पीरियड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, मतलब हजारों सालों तक ये स्पीशीज सरवाइव करती है, रगड़ रगड़ के खुद को जिंदा रखती है और फिर ये थोड़ा सा ग्रो होना स्टार्ट करती है। तो इस स्पीशीज की जो ग्रोथ का स्टेज है, उस स्टेज को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज या सीरल स्टेज बोल सकते हैं। और ये सीरल स्टेज में आपको बहुत सारी कम्युनिटीज देखने को मिलती हैं, तो उस कम्युनिटी को हम सीरल कम्युनिटी बोल सकते हैं, ठीक है? और फिर यही सीरल कम्युनिटीज, यानी कि समझो, एक एग्जांपल देती हूँ, आपने सीड डाला, ठीक है? जहाँ पे अभी नया नया ये ऐसा वोल्केनो फटा था, वोल्केनो फटने के बाद यहाँ पे जो एशेस बची है, जो राख बची है, इस राख में कोई नया पौधा आप ग्रो कर रहे हो। तो यहाँ पे जब आप कोई नया सीड डाल रहे हो, तो ये सीड यहाँ के लिए क्या हो गया? पायनियर हो गया। अब ये सीड जो है, ये बहुत टाइम लेगी, बहुत 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 टाइम लगेगा इसको यहाँ पर ग्रो होने के लिए। तो ये सीड जब ग्रो होगी तो ये पहले प्लांटलेट बनाएगी, ठीक है? मतलब पहले इसमें से कॉटिलिडॉन्स निकलेंगे, फिर कॉटिलिडॉन्स निकलने के बाद इसमें से प्लांटलेट निकलेंगे और फिर कहीं जाके इसमें से इसका ट्री बनेगा। तो और फिर ट्री में से अलग अलग फ्रूट्स निकलेंगे और अलग अलग फ्रूट से और बड़ा सा जंगल बनेगा। तो ये बाकी का बीच का जो स्टेजेस है, ये आपके इधर प्लांटलेट से लेके ये फ्रूट्स तक का जो स्टेजेस है ना, अरे यार, ये इतना, तो इसको हम बोलते हैं सीरल स्टेज, यानी कि इंटरमीडिएट स्टेज। दिखाई दे रहा है सबको? थोड़ा सा इधर हो जाऊं? हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं? सीरल स्टेज, ओके। और ये लास्ट में जो आपका जंगल बन जाएगा, जिसका फर्दर ग्रोथ नहीं होगा। देखो, जब तक आपका एनवायरनमेंट स्टेबल रहेगा, जब तक आपका एनवायरनमेंट स्टेबल रहेगा, तब तक आपका ये लास्ट वाला स्टेज बदलेगा नहीं। तो इसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा, मैं गलत साइड में बेंड हुई थी। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो पायनियर स्टेज यानी कि फर्स्ट स्पीशी, फिर वो जैसे जैसे ग्रोथ करती है, उसके इंटरमीडिएट स्टेजेस को हम सीरल स्टेजेस बोलते हैं। और क्लाइमेक्स यानी कि एकदम लास्ट वाला स्टेज, ओके। क्लाइमेक्स मतलब क्या होता है? एकदम लास्ट वाला स्टेज, जो हमेशा कांस्टेंट रहता है जब तक एनवायरनमेंट स्टेबल रहेगा। अगर एनवायरनमेंट बदल गया तो क्लाइमेक्स स्टेज भी बदल, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सक्सेशन के टाइम पे क्या होता है? कभी कभी कुछ स्पीशीज बाहर से आके यहाँ रहने लग जाती हैं, जिसके वजह से उनका पॉपुलेशन बढ़ जाता है। तो कभी कभी अपने खुद के एरिया की स्पीशीज का पॉपुलेशन कम हो जाता है। सो ये तो दुनिया का मतलब नियम है, लगा रहता है। कोई आएगा तो कोई जाएगा, ओके। तो ये बीच का जितना भी इंटरमीडिएट स्टेजेस है, उसको हम बोलते हैं सीरल स्टेज या सीरल कम्युनिटी। और ये सीरल कम्युनिटी आगे जाके क्या बनाती है? क्लाइमेक्स स्टेज, यानी कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है? देखो इधर पे, ईच ऑफ दी स्टेप्स आर नोन एज सीरल स्टेजेस। ये आपका नॉर्मल बेयर रॉक है। बेयर रॉक के ऊपर जब लाइकेन और मॉस ग्रो होना स्टार्ट होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पायनियर स्पीशीज। इसको हम क्या बोलते हैं? पायनियर। पायनियर के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका पूरा समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका पूरा सीरल स्टेज है। ये आपका पूरा सीरल स्टेज है।
और इसके बाद जो फॉरेस्ट बनेगा वो हो जाएगा आपका क्लाइमेक्स कम्युनिटी। वो आपका क्या हो जाएगा? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। एक ही पिक्चर में आपको ये पूरा मीनिंग समझ गया। बार 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 अब आगे हर जगह यही रिपीट किया गया है, व्हाट इज सीरियल कम्युनिटी, व्हाट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ब्ला 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 ब्ला। हर जगह पे सिर्फ इतना ही चीजें रिपीट किया गया है। यस एवरीबडी। तो सीयर मतलब क्या होता है? द सीरीज ऑफ चेंजेस इन सक्सेशन, यानी कि इंटरमीडिएट स्टेजेस जो हमको देखने को मिलते हैं उसको हम बोलते हैं सीरियल स्टेज। तो ये कौन से एनवायरनमेंट में हमको देखने को मिलता है? यहाँ पे तो हमको टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट का एक एग्जांपल दिया गया है। सो मतलब लैंड पे ही ग्रो होते हैं ना आपके ट्रीज और ये लाइकेंस और मॉसेस। तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट का एक एग्जांपल हमको दिया गया है। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी ये हो सकता है। सो दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एनवायरनमेंट्स जहाँ पर आपको सीयर डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। व्हाट इज जेरार्क सक्सेशन, व्हाट इज हाइड्रार्क सक्सेशन, सब बताऊंगी मैं, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो सबको सीयर और सीरियल स्टेजेस का मतलब समझ में आया? बार बार बोल रही हूँ। जो फर्स्ट स्पीशी होती है, जो जीरो रिक्वायरमेंट में ग्रो होती है, जहाँ पे कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए ग्रो होने के लिए, जो बिना किसी रिसोर्सेज के ग्रो हो सकती है, जैसे कि आर्के बैक्टीरिया। हमने क्लास 11th में पढ़ा था। आर्के बैक्टीरिया को हम एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं, जो गरम गरम उबलते हुए लावा के पास भी सर्वाइव कर सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं, जो बंजर जमीन पर भी ग्रो हो सकते हैं। फर्स्ट स्पीशी को हम बोलते हैं पायनियर स्पीशीज, जिसको किसी रिक्वायरमेंट की मतलब किसी रिसोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, किसी रिसोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। कौन है भाई? मैम प्लीज़ रिप्लाई। श्रेयश, क्या क्वेश्चन है आपका? भाई आप लोग से जो भी बात करने का काम है, मैंने बोला ना लास्ट के 5 मिनट में करूंगी, ठीक है? ओके अंजलि फोकस। हाँ, तो पायनियर स्पीशीज क्या होते हैं? जो जीरो रिसोर्सेस में ग्रो होते हैं, जिनको किसी भी खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती है, जो नेचुरली खुद का ग्रोथ कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपको इंटरमीडिएट स्टेजेस देखने को मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं सीयर कम्युनिटीज़। और इसके बाद जो जंगल क्रिएट होता है, इसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अगर एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस हुआ तो यह क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। यूजुअली ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी आगे डेवलप नहीं होता, ये स्टेबल रहता है। लेकिन अगर जैसे अभी अफ्रीका के जंगल में आग लग गई, सॉरी ब्राज़ील के जंगल में आग लग गई थी, तो 23,000 से ज़्यादा प्लांट्स उधर ट्रीज़ उधर पे जल गए। सो अगर ऐसा कुछ क्लाइमेटिक डैमेज हुआ तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी हिल सकता है। अदरवाइज क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज़ मोस्टली स्टेबल, ओके, इक्विलिब्रियम स्टेज में रहता है वो। देखो प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है? देखो आपको 2 टाइप के सक्सेशन पढ़ने हैं, एक प्राइमरी सक्सेशन और एक सेकेंडरी सक्सेशन। इधर देखो डायग्राम देखो, प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है। मैंने अभी आपको क्या बोला? पायनियर स्पीशीज के बारे में बोला। क्या बोला? पायनियर स्पीशीज के बारे में, यानी कि जिनको किसी भी रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे खाली बंजर पत्थर पड़ा है, इस पत्थर के ऊपर अचानक से अगर लाइकेंस ग्रो होने लगे, व्हाट इज लाइकेन? अलगे प्लस फंगस, अलगे प्लस फंगस का कॉम्बिनेशन, इसको हम लाइकेन बोलते हैं, जो आपको पोल्यूशन इंडिकेटर्स के लिए हेल्प करता है। लाइकेन ऐसी जगह पे ग्रो होते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी पोल्यूशन ना हो, इसीलिए इनको हम पोल्यूशन इंडिकेटर्स बोलते हैं। जैसे कि माथेरान की सॉइल या माथेरान का एनवायरनमेंट जीरो पोल्यूशन से माना जाता है, तो वहाँ पर आपको लाइकेंस अधिकतर देखने को मिलेंगे। ओके, तो प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? प्राइमरी सक्सेशन यानी कि जहाँ पर आपको पायनियर स्पीशीज का ग्रोथ देखने को मिलेगा। किसका ग्रोथ देखने को मिलेगा? पायनियर स्पीशीज का। यानी कि जहाँ जीरो रिसोर्सेज हैं, ना सॉइल है, ना पानी है, ना हवा, मतलब हवा है और लाइट है, बट सारे रिसोर्सेज नहीं है। प्रॉपर सॉइल नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम एकदम खाली बंजर जमीन पड़ी है, और वहां पे अचानक से कोई स्पीशीज ग्रो होना स्टार्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं पायनियर स्पीशीज। एंड देन आफ्टर 100,000 लैक्स ऑफ ईयर्स, मतलब हजारों लाखों सालों बाद, आपको धीरे 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 करके उधर पर छोटे छोटे प्लांट्स, फिर ग्रासेस, फिर छोटे छोटे श्रब्स वगैरह देखना स्टार्ट होंगे। तो ये जो पायनियर स्पीशीज के बाद ये जो बीच का स्टेज आता है, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज। और इंटरमीडिएट स्टेज के वजह से धीरे धीरे करके एग्रीगेशन होता है, पॉपुलेशन बढ़ता है, और उसके बाद बनता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ, इट इज़ अ स्टेबल कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी आगे फर्दर ग्रोथ नहीं दिखाती है जब तक एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहेगा। अगर एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो आपका क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है या चेंज हो सकता है। इफ़ एनवायरनमेंट इज़ कांस्टेंट, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी कब तक स्टेबल रहती है? जब तक आपका एनवायरमेंटल कंडीशन कांस्टेंट रहता है। सो प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? ऐसे टाइप का सक्सेशन जो एकदम जीरो से स्टार्ट होता है और जिसको ग्रो होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स से भी ज़्यादा लगते हैं।
तो सक्सेशन इज अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स व्हेन नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर प्रेजेंट। ये देखो इधर आपको डेफिनेशन दिया है। सक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे पहले से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं था, जैसे कि गरम गरम लावा का जहाँ पे गरम गरम वोल्केनिक आइलैंड निकला है वहाँ पे। यस एवरीबडी। सो सक्सेशन इज अ प्रोसेस वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर प्रेजेंट, और ऐसे सक्सेशन को हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन के बाकी एग्जांपल्स कौन से हैं, ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन है। देखो मैं आपको इधर पे बोर्ड्स के क्वेश्चन भी बताते जा रही हूँ कि आपको एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अदर एग्जांपल्स ऑफ एरियाज आर, अदर एग्जांपल्स ऑफ एरियाज वेयर प्राइमरी सक्सेशन अकर्स इज न्यूली कूल्ड लावा। समझो अभी अभी गरम गरम लावा निकल के ठंडा हुआ है तो उसके एशेस में, फिर पत्थरों के पास, फिर नया नया कोई तालाब या रिजर्वायर बनाया गया है तो वहाँ पे, जहाँ भी पहले से कोई लिविंग स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करते थे, अभी अभी नया नया ऑर्गेनिज्म ग्रो होना स्टार्ट हो रहा है, ऐसी जगह को हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। ओके, जहाँ पे पहले से कोई बायोटिक कम्युनिटी नहीं थी, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं थे, और वहाँ पे अभी अभी नया लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो होना स्टार्ट हो रहा है। ओके, सॉइल डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके वजह से जो ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। तो ये देखो, ये डायग्राम आपके लिए एकदम परफेक्ट है। पाइनियर स्पीशीज जो जीरो रिसोर्सेज में ग्रो होती है, जीरो मतलब वेरी मिनिमम, नो रिसोर्सेज। पाइनियर स्पीशीज किधर ग्रो होती है, जहाँ पे कोई रिसोर्सेज नहीं रहता है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एकदम बिना किसी मोह माया के ये ऑर्गेनिजम्स इधर ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे स्पीशीज को हम बोलते हैं पाइनियर स्पीशीज। और धीरे धीरे करके देखो, ये जो लाइकेंस वगैरह बन रहे हैं, ये पत्थर का वेदरिंग करेंगे। वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है, रॉक को तोड़ना, और रॉक जब टूटेंगे तो उसमें से मिट्टी निकलेगी। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से देखो धीरे धीरे करके सॉइल बनती जा रही है, और जैसे 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 सॉइल हो जाएगी वैसे 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 प्लांट्स ग्रो होने लगेंगे। यस एवरीबडी। ओके, अब आता है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन मतलब क्या होता है? सेकेंडरी सक्सेशन यानी कि जो प्राइमरी सक्सेशन के बाद होता है, ऑब्वियसली। मतलब सेकेंडरी सक्सेशन का अगर मैं आपको डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन दूं तो समझो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी आया था, लेकिन नेचुरल डिजास्टर के वजह से ये पूरा का पूरा क्लाइमेक्स कम्युनिटी डिस्टर्ब हो गया, पूरा क्लाइमेक्स कम्युनिटी हिल गया, सब कुछ यहाँ का बर्बाद हो गया, सिर्फ यहाँ पे सॉइल बची है और थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स बचे हैं। ठीक है, तो अब वापस से जीरो से यहाँ पे कोई स्पीशीज ग्रो होना स्टार्ट होगी। तो इस जो सेकेंड टाइम जो ग्रोथ होना स्टार्ट हो रही है, इस ग्रोथ को हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंड टाइम, यहाँ पे सेकेंड टाइम नया एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, तो इस ग्रोथ को हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। देखो, जहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, नो सॉइल, नो न्यूट्रिएंट्स, और वहां पे जब कोई चीज ग्रो होना स्टार्ट हुई थी तो उसको हमने क्या बोला था? देखो इधर पे, अरे अपना ना एक दूसरे का सर मत फोड़ो चैट बॉक्स में, मेरे को बहुत दुख होता है, मैं क्या करूँ, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? पढ़ो ना रे, मैं इधर बहुत मेहनत करके पढ़ा रही हूँ, पढ़ लो रे, पढ़ लो। मुझे इतना दया आता है ना, हमारे टाइम पे ऐसे टीचर्स नहीं थे जो इतनी मेहनत लेते थे हमारे पीछे। तुम लोग आपस में भिड़े रहे हो, आपस में। एक काम करो, एक स्पॉट डिसाइड करो, इधर इधर मिल, तेरे में दम है तो आ जाओ और एक दूसरे का सर फोड़ लो, एक बार में ही शांति मिल जाएगी। क्या चैट बॉक्स में घान कर रहे हो एकदम, मतलब क्या बोलूं मैं, आजकल के बच्चों में दम ही नहीं है, खाली बातों से लड़ते हैं, है ना, इडियट्स। चलो देखो इधर पे, हाँ, प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? जो बिना सॉइल के, बिना न्यूट्रिएंट्स के ग्रो हो सकते हैं, ऐसे स्पीशीज को पायनियर स्पीशीज बोलते हैं, और ऐसे सक्सेशन को प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। प्राइमरी सक्सेशन की वजह से जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनता है मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनता है, अगर वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से डिस्टर्ब हो गया, तो उधर पे तो सारे प्लांट्स खत्म, मतलब सारी स्पीशीज खत्म, लेकिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन उधर पे जो सॉइल बनी है वो सॉइल गायब थोड़ी हो जाएगी, इनविजिबल थोड़ी हो जाएगी। इतना प्राइमरी सक्सेशन में जो सॉइल बना था, जो प्लांट्स ग्रो हुए थे, ये प्लांट्स जल गए, जल के उधर ही वो न्यूट्रिएंट्स बैठ जाते हैं। तो अभी आप मुझे बताओ, इधर पे जीरो जीरो न्यूट्रिएंट्स थे और इधर पे 10% न्यूट्रिएंट्स हैं, तो किधर पे ग्रोथ जल्दी होगी? ऑब्वियसली सेकेंडरी सक्सेशन में ग्रोथ सेकेंड टाइम जब होगी तब जल्दी होगी। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। फर्स्ट टाइम जब आप साइकिल चलाते हो, आप गिर जाते हो, आपको समझ में नहीं आता राइट पेडल पहले मारना है कि लेफ्ट पेडल पहले मारना है। लेकिन सेकेंड टाइम जब आप साइकिल का हैंडल पकड़ोगे तो कम से कम आपको ये समझ में आएगा कि
हैंडल पहले पकड़ना है, बाद में पेडल के ऊपर पैर रखना है। पहले पेडल के ऊपर पैर रखोगे तो गिरोगे ऑब्वियसली। तो फर्स्ट टाइम कोई भी नया स्पीशीज ग्रो होने के लिए बहुत टाइम लगता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज ही नहीं होते हैं। लेकिन सेकेंड टाइम जब आप नया सक्सेशन डेवलप करते हो तो थोड़ा बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल रहता है। तो फर्स्ट टाइम में अगर 100 ईयर्स लगे थे, तो सेकेंडरी सक्सेशन के लिए सिर्फ 80 ईयर्स लगेंगे। मतलब फर्स्ट टाइम के मुकाबले सेकेंड टाइम कम टाइम लगेगा। समझ में आ रही है बात सबको? सबके भेजे में घुसी है बात? यस एवरीबडी, सबको समझा? यस, चलो। तो प्राइमरी सक्सेशन एकदम जीरो से स्टार्ट होता है। सेकेंडरी सक्सेशन में पहले से थोड़े बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ओके, ये एकदम जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। तो देखो इधर सेकेंडरी सक्सेशन में हमको सिर्फ इधर से एग्जांपल्स देखने हैं कि सेकेंडरी सक्सेशन किधर होता है। तो सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ पे पहले से नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज थे और जो डिस्ट्रॉय हो गए, जैसे कि बंजर जमीन या अबैंडन फार्मलैंड्स जिनको हम अचानक से ठुकरा देते हैं, या कोई ज़मीन अगर जल गई या उसको मतलब कट कर दिया गया या डिस्ट्रॉय कर दिया गया, या बाढ़ आने की वजह से वो एकदम बंजर हो गई है, तो ऐसे जगह को हम सेकेंडरी सक्सेशन वाला लैंड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले से कुछ ना कुछ था, अब सेकेंड टाइम उधर पे ग्रो होने वाला है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। ओके, हाँ, इसके वजह से एक चीज आपको क्या देखने को मिलती है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जब सेकेंडरी सक्सेशन होगा तो पहले जो स्पीशीज थे सेकेंड टाइम में भी वही स्पीशीज देखने को मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि सेकेंड टाइम में हमको कुछ न्यू स्पीशीज भी देखने को मिले और पुराने स्पीशीज देखने को ही ना मिले, तो इट इज अ रिस्क फैक्टर। देखो ये कुछ एकदम नया है जो इधर पे नहीं था पर इधर पे है, तो ये सेकेंडरी सक्सेशन का एक रिस्क होता है कि प्राइमरी सक्सेशन में जो चीजें थी सेकेंडरी सक्सेशन में वो देखने को मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर एवरीबडी? तो सेकेंडरी सक्सेशन किसी भी स्टेज से स्टार्ट किया जा सकता है। ये देखो, समझो अभी ये सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जांपल लो। तो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, यहाँ पे आग लग गई, आग लगने की वजह से पूरा जंगल जल गया, सिर्फ सॉइल बची है और न्यूट्रिएंट्स बचे हैं। तो अब इधर पे जो न्यू स्पीशीज ग्रो होना स्टार्ट होगी, मतलब जो न्यू ऑर्गेनिजम्स ग्रो होना स्टार्ट होंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम स्पीशीज़ के हों, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको यहाँ पे नए ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, नए प्लांट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो अलग हों, वो अलग स्पीशीज़ के हों, कुछ अलग आपको नया देखने को मिले, ऐसा हो सकता है। तो दिस इज सेकेंडरी सक्सेशन। समझ में आई सबको इतना बात? यस एवरीबडी। अभी देखो सक्सेशन ऑफ प्लांट्स हमको बताया गया है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा ना, दो टाइप का सक्सेशन होता है, एक टेरेस्ट्रियल और एक एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल सक्सेशन को बोलते हैं हाइड्रार्क सक्सेशन। जब प्लांट का ग्रोथ आप लैंड पे पढ़ते हो तो उसको मतलब वेरी ड्राई रीच सॉरी लैंड पे उसको बोलते हैं जेरार्क। जब आप प्लांट का ग्रोथ वेरी ड्राई एरिया या लैंड पे पढ़ते हो तो उसको बोलते हैं जेरार्क सक्सेशन। और जब आप प्लांट का ग्रोथ वाटर में पढ़ते हो तो उसको बोलते हैं हाइड्रार्क सक्सेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? हाइड्रार्क सक्सेशन। तो हाइड्रार्क सक्सेशन किधर होता है? पानी में होता है। हाइड्रा, हाइड्रा मीन्स वाटर, हाइड्रा मीन्स हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर। तो हाइड्रार्क सक्सेशन हमको पानी में देखने को मिलता है। जेरार्क सक्सेशन हमको बहुत ही ड्राई, जैसे राजस्थान जैसे मिट्टी में हमको जो सक्सेशन देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं जेरार्क सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन और प्राइमरी सक्सेशन का आपको बोर्ड्स में डिफरेंस बिटवीन आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, तो लास्ट में मैं आपको ये डिफरेंस बिटवीन बताऊंगी, पहले सुन लो, सिर्फ 10 मिनट और लगेंगे, ठीक है? तो जेरार्क सक्सेशन मतलब क्या होता है? जो एकदम ड्राई एरिया में हो रहा है। हाइड्रार्क सक्सेशन मतलब क्या होता है? जो वेट एरिया में हो रहा है। लेकिन याद रखो, प्लांट ग्रो कहीं पे भी हो, एकदम ड्राई एरिया में ग्रोथ होना स्टार्ट हो या एकदम वेट एरिया में ग्रो होना स्टार्ट हो, ये एंड किधर होता है? मेसिक कंडीशन में। मेसिक मतलब क्या होता है? मीडियम एनवायरमेंटल कंडीशंस, यानी कि ना तो एकदम ज़्यादा ड्राई ना ही एकदम ज़्यादा वेट। अभी जैसे समझो हम जेरार्क सक्सेशन का एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ, ड्राई सक्सेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। समझो ऐसे बेयर रॉक है और इस बेयर रॉक में लाइकेंस ग्रो होना स्टार्ट हो रहा है। अब ये लाइकेंस क्या करते हैं? ये क्रस्टोस शुगर रिलीज करते हैं। ये क्रस्टोस शुगर के अंदर एक ऐसा एसिड होता है जो रॉक को डिसॉल्व कर देता है और रॉक को कन्वर्ट कर देता है सॉइल में। तो देखो धीरे धीरे करके सॉइल फॉर्म होना स्टार्ट हो रही है, और जैसे जैसे सॉइल फॉर्म होना स्टार्ट हो रही है वैसे वैसे आपको वहाँ पे प्लांट्स और लाइकेंस और हर्ब्स, ग्रासेस, श्रब्स ऐसे देखने को मिलेंगे। सो दिस इज पायनियर स्टेज। फिर आपको बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेजेस देखने को मिलेंगे जिनको हम बोलेंगे सीरल स्टेजेस। ऐसे याद करो, इंटरमीडिएट स्टेज मतलब सीरल स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज मतलब सीरल स्टेज। और सीरल स्टेजेस फर्दर डेवलप करके क्या बनाएंगे? क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनाएंगे। तो शुरुआत कैसे होती है? बंजर जमीन पे लाइकेंस की ग्रोथ से शुरुआत होती है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि जेरार्क सक्सेशन कैसे स्टार्ट होता है। सो जेरार्क सक्सेशन कैसे स्टार्ट होता है? जब भी किसी भी ओपन एरिया में, बेयर यानी कि ओपन एरिया में
कोई नई स्पीशीज घुसती है या नई स्पीशीज की ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, तो उसको हम बोलते हैं पायनियर स्पीशीज। पायनियर स्पीशीज किधर ग्रो होना स्टार्ट होती है? पत्थरों के ऊपर, जहाँ पे लाइकेंस में से क्रस्टोज शुगर निकलता है, जो जिससे एसिड निकलती है, जो हमारे पत्थरों को डिसॉल्व करके उसमें से वेदरिंग ऑफ रॉक करके सॉइल प्रोड्यूस कर सकते हैं, और फिर उसके वजह से आपको नए नए ब्रायोफाइट्स, पेव द वे यानी रास्ता बनाना, मेक द वे। तो इसी सॉइल में फिर आपको ब्रायोफाइट्स, मॉसेस, ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स देखने को मिलेंगे जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीरल स्टेजेस दिखाएंगे, और सीरल स्टेज के बाद फाइनली आपको क्लाइमेक्स कम्युनिटी देखने को मिलेगी। मैं बार बार बोल रही हूँ, क्लाइमेक्स कम्युनिटी जब तब तक स्टेबल रहती है जब तक आपका एनवायरनमेंट कांस्टेंट है। अगर आपका एनवायरनमेंट बदला तो आपका क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी बदल जाएगा। ये था आपका जेरार्क सक्सेशन। कौन सा सक्सेशन था ये? जेरार्क सक्सेशन। ये भी किधर एंड हुआ? ये भी मेसिक कंडीशन में एंड हुआ। मतलब यहाँ पर भी थोड़ा बहुत वाटर लैंड में प्रेजेंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर। देखो, इनिशियली यहाँ पर पानी नहीं था, ये टोटली लैंड के ऊपर ग्रो होना स्टार्ट हो रहा था, लेकिन ये किधर खत्म होता है? मेसिक कंडीशन में खत्म होता है, जहाँ पे आपका ग्राउंड वाटर स्टोर रहता है। अब आता है हाइड्रार्क सक्सेशन। कौन सा सक्सेशन आता है? हाइड्रार्क सक्सेशन। यस एवरीबॉडी। तो हाइड्रार्क सक्सेशन में हमको क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रार्क यानी कि वाटर। प्राइमरी सक्सेशन अपने एक्वेटिक हैबिटेट में कैसे होता है? आपको यहाँ के एग्जांपल्स 100% पूछे जाएंगे एग्जाम में, 100%। एक तो पहला क्वेश्चन आता है कि हाइड्रार्क सक्सेशन का फर्स्ट स्टेज कौन सा है? हाइड्रार्क सक्सेशन का फर्स्ट स्टेज कौन सा है? फर्स्ट स्टेज है फाइटोप्लैंक्टन। जेरार्क सक्सेशन का फर्स्ट स्टेज कौन सा है? जेरार्क सक्सेशन का फर्स्ट स्टेज कौन सा है? क्रस्टोस लाइकेंस। कौन सा है? क्रस्टोस लाइकेंस। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, जेरार्क सक्सेशन का फर्स्ट स्टेज कौन सा है? क्रस्टोस लाइकेन। हाइड्रार्क सक्सेशन का फर्स्ट स्टेज कौन सा है? फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स आर इनविजिबल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, जो पानी में बिना रिसोर्सेज के ग्रो होना स्टार्ट होते हैं। इनको हम बोलते हैं पायनियर स्पीशीज। इनको हम क्या बोलते हैं? ये है हमारे पायनियर स्पीशीज। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम जाएगा, जैसे जैसे पानी के अंदर इनका रिसोर्सेज और लाइट और ये बाकी का रिसोर्सेज अवेलेबल होना स्टार्ट होगा, तो हमको छोटे छोटे सबमर्ज्ड प्लांट्स देखने को मिलेंगे, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स। तो रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स का एग्जाम्पल आता है हाइड्रिला। हर एक का एग्जाम्पल लिख के लो, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये एग्जाम्पल्स सीईटी में कंपलसरी आते हैं, कंपलसरी आते हैं। ओके, तो रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स कौन से हैं? हाइड्रिला। फिर उसके बाद आता है रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स। फ्लोटिंग यानी जो पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करेंगे, जैसे सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग, जैसे लोटस। ओके, ये एग्जांपल तो लास्ट ईयर के सीईटी में भी आया था। देन फॉलोड बाय फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, जो बिल्कुल भी रूटेड नहीं होते। देखो, इनमें आपको रूट्स देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे आपको आगे जाके आपको फ्री फ्लोटिंग में, अच्छा सॉरी, दिस इज सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, और ये आपके फ्री फ्लोटिंग स्टेज है, यानी कि लीफ वाला स्टेज। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी, यहाँ पे आपका मतलब ये इंटरमीडिएट स्टेज है, यहाँ बीच में और एक इंटरमीडिएट स्टेज आता है, रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स। तो ये जो बीच वाला स्टेज है यही आपका लोटस वाला स्टेज है, और ये जो नीचे वाला स्टेज है ये आपका फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स वाला स्टेज है। मतलब इधर पे ही आपका थर्ड और फोर्थ दोनों एग्जाम्पल आ जाता है, ये थर्ड और ये पिस्टिया ये फोर्थ, ऐसे दोनों एग्जाम्पल्स एक ही एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सा आता है? रीड स्वाम्प स्टेज। तो रीड स्वाम्प स्टेज में हमको क्या देखने को मिलते हैं? पूरा पानी में, पानी कम है और प्लांट ज़्यादा हो गए हैं, तो इसका एग्जांपल आएगा टाइफा। टाइफा स्पीशीज़ के प्लांट्स हमको यहाँ देखने मिलते हैं। फिर मार्श मीडो स्टेज यानी दलदली इलाका, जहाँ पे पानी बहुत ही ज़्यादा कम है और एकदम झाड़ी झाड़ ग्रो हो गए हैं, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सी स्पीशीज़ देखने को मिलेंगे? साइप्रस स्पीशीज़। फिर उसके बाद आता है स्क्रब, जहाँ पे अब पानी तो बिल्कुल ना के बराबर बचा हुआ है, एलनस जैसे प्लांट्स हमको देखने को मिलेंगे। और फाइनली हमारा आ जाता है फॉरेस्ट, जैसे कि क्वेरकस। तो यहाँ पे तो आपको बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं, और ये भी किधर आके खत्म हुआ? मेसिक कंडीशन में। मतलब इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? पानी से शुरुआत हुई थी, लेकिन अब पानी एकदम कम है और अब लैंड है। तो जैसे यहाँ पे हमको मेसिक कंडीशन देखने को मिल रहा है, वैसे यहाँ पे हमको मेसिक कंडीशन देखने मिलता है। तो मेसिक मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं, बहुत ज़्यादा लैंड भी नहीं। यस, मैं आपको यही बोल रही हूँ कि ये एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। कौन सी भाषा में बोलूँ? इधर लिखवा लूँ, एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। यस एवरीबॉडी, ओके। आगे देखो, सेकेंडरी सक्सेशन में अब वापस से वही चीज़ बताई गई है कि सेकेंडरी सक्सेशन कैसे स्टार्ट होता है। अगर आपके पास पहले ऐसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी थी, फिर वहाँ पे आग लग गई, आग लगने की वजह से पूरा फॉरेस्ट बर्बाद हो गया, लेकिन वहाँ की सॉइल और न्यूट्रिएंट्स बची हुई हैं,
तो उसी सॉइल और न्यूट्रिएंट्स में नया स्पीशीज ग्रो होना स्टार्ट होगा। लेकिन प्राइमरी सक्सेशन के लिए अगर 1000 ईयर्स लगे थे, तो सेकेंडरी सक्सेशन के लिए इतना टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है 500 ईयर्स या 100 ईयर्स में भी सेकेंडरी सक्सेशन हो जाए, क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन में तो बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं थे ना, एकदम जीरो रिसोर्सेज अवेलेबल थे। बट सेकेंडरी सक्सेशन में ऑलरेडी हमारे पास रिसोर्सेज हैं। तो ये देखो, आपके बोर्ड्स में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। इस चैप्टर में से सिर्फ आपको यही पूछें, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। तो सब लोग ये डिस्टिंग्विश बिटवीन का स्क्रीनशॉट ले लो या लिख के ले लो फटाफट से, रफ हैंड राइटिंग में, जैसे भी आपको समझेगा। शिवन्या, वीडियो को स्टार्टिंग से देखो बेटा, मैंने इसी के बारे में बताया है। सीईटी में डिलीटेड सिलेबस नहीं आएगा, सिर्फ नॉन डिलीटेड पार्ट ही पढ़ना है, ठीक है। देखो, प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, ये कहाँ पे हमको देखने को मिलता है, जहाँ पे ज़मीन एकदम खाली हो, जहाँ पे पहले से कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ना करता हो। सेकेंडरी सक्सेशन किधर देखने को मिलता है, जो ज़मीन अभी अभी खराब हुई है, मतलब जो रिसेंटली डिप्राइव हुई है, जो रिसेंटली डिस्ट्रॉय हुई है, वहाँ पे आपको सेकेंडरी सक्सेशन देखने को मिलता है। प्राइमरी सक्सेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स लगते हैं प्राइमरी सक्सेशन देखने के लिए। और सेकेंडरी सक्सेशन काफ़ी ज़्यादा फास्टर है, 50 से 200 साल में ये कंप्लीट हो जाता है, मतलब आधे के आधे का आधा टाइम सेकेंडरी सक्सेशन के लिए। यस, सॉइल इज एब्सेंट एट द बिगनिंग ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। इधर पे तो सिर्फ रॉक प्रेजेंट है, रॉक के ऊपर लाइकेन ग्रो होंगे, लाइकेन में से क्रिस्टोस शुगर निकलेगी, क्रिस्टोस शुगर में से एसिड निकलेगा जो रॉक को डिसॉल्व करेगा और उसमें से सॉइल बनाएगा, और ये सॉइल सेकेंडरी सक्सेशन में यूज होती है। तो प्राइमरी सक्सेशन में सॉइल एब्सेंट है, सेकेंडरी सक्सेशन में सॉइल और कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी सक्सेशन में बहुत सारे सीरल स्टेजेस आपको देखने को मिलते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन में कंपैरेटिवली कम सीरल स्टेजेस देखने को मिलते हैं। द एनवायरमेंटल कंडीशंस आर अनसूटेबल। देखो, प्राइमरी सक्सेशन में कुछ भी अपने सपोर्ट में नहीं है, पूरा कंडीशन अनसूटेबल होता है। सेकेंडरी सक्सेशन में काफ़ी ज़्यादा सूटेबल एनवायरमेंट्स होते हैं। यस एवरीबडी, ओके। चलो, अभी मैं आपसे कुछ एमसीक्यू ले लेती हूँ, उसके पहले आपकी कुछ क्वेरीज सॉल्व कर देती हूँ। ओके मैम, हमारी प्रीलिम्स में से नहीं पूछा गया, इसका वेटेज तो 3 मार्क्स है। बेटा, वो आपके कॉलेज वालों का डिसीजन है रितिका, लेकिन बोर्ड्स में इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि आया होगा क्वेश्चन लेकिन ऑप्शन में होगा, इसीलिए आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, ऐसा हो सकता है। थ्योरी कैसे रिवीजन करना है, 1 शॉट वीडियोस देख के टेक्स्ट बुक रीडिंग करना पड़ेगा, या आपने जो हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे विजय लक्ष्मी काले, तो आपको वो हैंड रिटन नोट्स की मदद से रिवीजन करना है। आगे बढ़े, चलो चैप्टर खत्म। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, हेल्थ इकोसिस्टम्स, ये तो बहुत बार हमने सुना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द इकोनॉमी एंड इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। बट इसके अलावा भी द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट रिपोर्ट 2005 के अकॉर्डिंग इट डिफाइंस इकोसिस्टम सर्विसेज एज बेनिफिट्स पीपल ऑब्टेन फ्रॉम इकोसिस्टम्स एंड आइडेंटिफाइज 4 कैटेगरी। हमको 4 टाइप का इकोसिस्टम सर्विसेज देखने को मिलता है। सबसे पहले आता है सपोर्टिंग सर्विसेज, जिसमें हम कौन सी सर्विस देते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्राइमरी प्रोडक्शन बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सॉइल बराबर से फॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही है, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए हैबिटेट अवेलेबल है कि नहीं है, प्लांट्स का पॉलिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेंटेन करना है बेसिकली इकोसिस्टम को। प्रोविजनिंग सर्विसेज क्या होता है, जिसमें हम बेसिक सी फूड, मतलब अपने वाटर बॉडीज में चेक करते हैं उनको फूड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है कि नहीं है, जेनेटिक रिसोर्सेज का कंटिन्यू स्टडी करते रहना क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए, ताकि अच्छे क्वालिटी का फील्ड्स मिल सके। वाटर और मेडिसिनल रिसोर्सेज हम चेक करते रहते हैं। ऑर्नामेंटल रिसोर्सेज यानी कि एनिमल्स के पर्टिकुलर बॉडी से हमको क्या फ़ायदा हो सकता है, हम वो भी चेक करते रहते हैं। रेगुलेटिंग सर्विसेज क्या होता है, इसमें हम कार्बन साइकिल मेंटेन करते हैं, प्रे और प्रीडेटर का पॉपुलेशन मेंटेन करते हैं, जैसे ईगल और चूहे का पॉपुलेशन, वाटर प्यूरिफाई, एयर प्यूरिफाई, पेस्ट कंट्रोल, ये सब रेगुलेटिंग सर्विसेज में आता है। और कल्चरल सर्विसेज में आपका हम लोगों को अपने नेचर के बारे में कितनी सारी चीज़ें बता रहे हैं, उनको कैसे एजुकेट कर रहे हैं, साइंस को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, उसके मेडिसिनल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं, नेचर को और नए नए तरीके से कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना, उसके पर्टिकुलर माइथोलॉजी यानी कि उससे हमारी क्या वैल्यूज़, क्या इमोशंस जुड़े हुए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंस बताना। सो ऑल दिस कम्स अंडर कल्चरल सर्विसेज। यहाँ तक सबको समझ में आया है? ओके। मेन इकोलॉजिकल सर्विसेज में क्या आता है, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप फिक्स करो, यानी कि या तो उसको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करो, और या तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी तरीके से उसका पॉल्यूशन कम करो विद द हेल्प ऑफ स्टॉपेज ऑफ दिस अवर व्हाट डू वी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा, प्लांट का पॉलिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना पॉलिनेशन के आपके क्रॉप्स नहीं होंगे, फ्रूट्स नहीं होंगे, तो आगे अपना इकोसिस्टम बढ़ेगा ही नहीं। तो ये सारे के सारे सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम को कैसे बैलेंस करते हैं। कम पॉल्यूशन फैलाओ तो सब कुछ खुश रहेंगे, ठीक है। ओके चलो, ये क्वेश्चंस है, आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं।
ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आपको आंसर भले ही बाद में दिख रहा है, बट आपको टाइमर खत्म होने से पहले आंसर देना है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। चैनल का नाम है ज्ञान लैब एपी। उसके साथ साथ आप हमें एनसीईआरटी पे भी फॉलो कर सकते हो। नीट और बाकी के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होगा वो सारे आपको इसी पर्टिकुलर चैनल पे मिलेंगे। अगर आपको बोर हो जाए तो आप हमारा व्लॉगिंग चैनल भी फॉलो कर सकते हो। कुछ फन वीडियोस हम यहाँ पर भी अपलोड कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने वाली है, स्पेशली अबाउट MHT CET एंड नीट 2023। तो अगर ये अपडेट्स आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को क्लिक करके रखो, आपकी एक भी अपडेट मिस नहीं होगी। बाय बाय एवरीबडी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। प्लीज स्टे काम, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी, आई हैव फुल फेथ इन यू। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।